हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो 2011 से 2019 के बीच पूछे गए हैं। आप रोज़ देख रहे होंगे मैं यही एक पॉइंट लाता हूँ कि 2011 से 2019 के बीच पूछे गए प्रश्न। वाकई में ये जो प्रश्न हैं ये पूछे गए हैं टेट और सीटेट के एग्ज़ाम में, जो भी 2011 से 2019 के बीच में हुआ है। और अगर आपको लगता है कि ये नहीं पूछे गए तो आप जो है गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे ये प्रश्न। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मैं चाहता हूँ कि 2011 से 2019 के बीच चाहे किसी भी राज्य का टेट एग्ज़ाम हो या सीटेट का एग्ज़ाम हो, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोग जो है एग्ज़ाम से पहले पढ़ लें। खासकर जो है यूपी टेट वाले, और अभी जो है जहाँ पर जो है टेट का एग्ज़ाम हो रहा है वो भी पढ़ सकते हैं। तो यूपी टेट के लिए चाहे आप जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हो या प्राथमिक लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है। वर्दीमर है, कोफा है, कोहलर है या पावलोव है। देखिए, व्यवहारवादी कहते हैं कि जो अधिगम की प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे होती है। कैसे होती है? धीरे धीरे होती है। और व्यवहारवादी आपके हैं पावलोव। वर्दीमर, कोफा और कोहलर ये आपके हैं गेस्टाल्टवादी। क्या है? गेस्टाल्टवादी। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया था? वनमानुष पर प्रयोग किया था। वनमानुष पर प्रयोग किया था, और वनमानुष का क्या नाम था? सुल्तान। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला पॉइंट है कि पावलोव क्या थे? व्यवहारवादी थे, और इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और पावलोव ने जो है कौन सी थ्योरी दी थी? सीआर दी थी, एसआर दी थी या आरएस थ्योरी दी थी? इस चीज को आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैंने काफी बार आपको बताया है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है, यह किसने कहा है? रॉस ने, फ्रायड ने, स्ट्रैंग ने या किलपैट्रिक ने? तो बालक जो होते हैं अगर वो आपस में लड़ाई करते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे को किल कर देते हैं। तो किल किस में आ रहा है? किलपैट्रिक में। ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है। बाल्यावस्था का समय कितना होता है? 12 से 18 वर्ष होता है। नहीं, 12 से 18 वर्ष तो किशोरावस्था का समय होता है। 6 से 12 वर्ष का जो समय होता है वो आपका होता है बाल्यावस्था का। 6 से 9 वर्ष का समय पूर्ववर्ती बाल्यावस्था, और 9 से 12 वर्ष का समय उत्तर बाल्यावस्था। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। कथन किसका है? रॉस का, गैरेट का, स्ट्रैंग का, ब्रूनर का? चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है, ये किसने कहा है? गैरेट ने। बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे। रैट माने चूहा। आपने देखा होगा चूहा जो होता है घर में एकदम से अदृश्य व्यवहार करता है, पता ही नहीं चलता है वो कहाँ गया है। अगर वो किसी चीज में खेल लेता है, जैसे आटे में खेल लेता है, तो उसके जो है प्रतीक हमें दिखाई देते हैं पैरों के। तो अदृश्य व्यवहार कौन करता है? रैट। तो गैरेट। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, देखिए जो पियाजे पर आधारित प्रश्न है वो आपको एकदम रटे होने चाहिए, मुंह जवानी। क्योंकि चाहे सीटेट का एग्जाम हो या टेट का एग्जाम हो, 1 से 2 अंक आपको जरूर मिलेंगे, और सीटेट के एग्जाम में कम से कम 2 से 3 अंक। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न हमारा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 14 वर्ष? देखिए, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसका समय 7 से 11 वर्ष बताया गया है। और इंद्रिय जनित गामक अवस्था आपकी जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, और 11 से 14 वर्ष की जो अवस्था होती है वो आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में पाया जाता है। इस चीज को आप लोग एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। कोई कहता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
जन्म से 2 वर्ष की अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो होती है, सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें जो है वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। और इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट लागू करने वाला भारत किस नंबर का देश था? 123, 145, 135 या 110? देखिए, आरटीई एक्ट लागू करने वाला भारत जो था ये 135वां देश था। और संपूर्ण भारत देश में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। ठीक है, तो आरटीई एक्ट के बारे में कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार जो है अनुच्छेद 21A के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A के द्वारा जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैंने कल बताया था आपको कि 30:1 जो है प्राथमिक लेवल पर होता है, छात्र 30 और 1 शिक्षक, यानी 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा। उच्च प्राथमिक लेवल पर यानी जूनियर लेवल पर 35 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो शिक्षक घंटे होते हैं सप्ताह में वो 45 घंटे होते हैं। कुछ चीजें और भी आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका पीएस है यानी प्राइमरी स्कूल है वो गांव से कितने किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए? गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। और जो आपका यूपीएस है यानी जूनियर लेवल है, जूनियर लेवल का जो आपका वो है जूनियर लेवल का जो स्कूल है वो गांव से कितनी दूरी पर होना चाहिए? 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। आरटीई एक्ट कहता है जो प्राथमिक लेवल है साल में 200 दिन पढ़ाई होनी चाहिए और जूनियर लेवल पर 220 दिन पढ़ाई होनी चाहिए। साल में घंटे कितने होने चाहिए? प्राथमिक लेवल पर 800, जूनियर लेवल पर कितने होने चाहिए? 1000 घंटे। इन चीजों को आप लोग एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, एग्जाम में ये काफी बार पूछे गए हैं। अगला है, इरोज शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से? इरोज और थेंटोस की बात की है किसने? सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, ये कहते हैं जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है इरोज, दूसरी होती है थेंटोस। इरोज जो होती है वो जीवन मूल प्रवृत्ति होती है, यानी ये सकारात्मक और निर्माणकारी होती है, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। और जो थेंटोस होती है वो होती है आपकी विध्वंसकारी मरण मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ। तो इरोज जो है ये आपका क्या होगा? जीवन मूल प्रवृत्ति। पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जो फ्रायड थे इन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था और मनोलैंगिक सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था थी मुखावस्था, जिसे जो है इंग्लिश में ओरल स्टेज कहते हैं। दूसरी अवस्था थी गुदावस्था। तीसरी थी आपकी लिंग प्रधान अवस्था। कौन सी थी? लिंग प्रधान अवस्था, लिख लीजिएगा कहीं पर। चौथी थी आपकी अव्यक्ता अवस्था। पांचवी बताई थी जननेंद्रिय अवस्था। देखिए, जो गुदावस्था थी ये जन्म से 1.5 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। गुदावस्था 1.5 वर्ष से 3 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। लिंग प्रधान अवस्था जो है 3 से 6 वर्ष की। अव्यक्ता अवस्था यानी लेटेंसी स्टेज जो थी ये 6 से 12 वर्ष। और जो जननेंद्रिय अवस्था है वो 12 वर्ष से अधिक की अवस्था मानी जाती है। लिंग प्रधान अवस्था में जो है इलेक्ट्रा ग्रंथि और ऑडिपस ग्रंथि की चर्चा होती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है वो बालिकाओं में पाई जाती है, जिसकी वजह से जो है बालिकाएं अपने पिता से प्रेम करती हैं बचपन में। और जो ऑडिपस होती है वो लड़कों में पाई जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से प्रेम करता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अहम यानी कह सकते हैं ईगो किससे जुड़ा हुआ है? सुख के सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होता है, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा? देखिए, जो फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड, उन्होंने
मन के आधार पर जो है व्यक्तित्व को 3 भागों बांटा था, इड, ईगो और सुपर ईगो। जो ईगो है आपका वो कह सकते हैं वास्तविकता सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। और जो अहम है यानी ईगो है, ये मानवतावाद से भी जुड़ा हुआ है। सुखवादी सिद्धांत और पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है आपका इड यानी इदम, ठीक है। और आदर्शवादी, सामाजिकता और नैतिकता, देवत्व की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है आपका सुपर ईगो। इस चीज को आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई दी जाए तो प्राणी में क्या होगा? भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में कमी आ जाती है। तो कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, अगर इसकी सुई दे दी जाए तो भूख में कमी हो जाती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, बिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि अवधारणा किसने दी थी? गार्डन ने, बर्टन हॉल ने, सोनेल ने, सिरिल बर्ट ने। तो ये दिया था सिरिल बर्ट ने। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने 1913 में दी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और कल जो है एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ था। प्रश्न है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं या निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? जेबी, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा या स्किनर। तो देखिए, जो अल्बर्ट बंडूरा थे इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो बच्चा होता है वो अनुकरण करके सीखता है और जिस चीज को देखता है उसे मॉडल या प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। यानी मॉडल को देख करके सीखता है। अगर आप जो है बच्चे के सामने कोई हिंसात्मक व्यवहार करने वाली मूवी चला देते हैं, मान लीजिए कोई एक लड़का है और वो जीवित जोकर या बारबी डॉल को मार रहा है, तो जो भी बच्चे देखेंगे इस मूवी को, वो भी अगर उनको बारबी डॉल दे दी जाएगी तो उसी हिसाब से वो व्यवहार करेंगे। तो बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख लेते हैं, ये अनुकरण की प्रोसेस के अंतर्गत आता है। और ये किसने बताया? ये अल्बर्ट बंडूरा ने बताया है। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? कनाडा के निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, आत्मसातकरण, साम्यधारण या संगठन। तो ये होता है आपका आत्मसातकरण। बी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि हो गया यहाँ पे, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिक भिन्नता से, वंशानुक्रम से, बुद्धि से या पर्यावरण से। तो ये जुड़ा हुआ है व्यक्तिक विभिन्नता से। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था, तरल थोट सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया था, पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नर ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुत बुद्धि हमें कहाँ मिलती है? गार्डन में मिलती है। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थांडाइक ने दिया था। तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वंचित समूहों में विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, विशेष शिक्षा या अपवर्जक शिक्षा। तो ये जुड़ा हुआ है समावेशी शिक्षा से। यानी वंचित समूहों से विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना जो है ये होता है समावेशी शिक्षा। यानी सभी को समावेश किया जाए, सभी को जो है एक साथ पढ़ाया जाए। अगला प्रश्न है हमारा, तो अगला प्रश्न हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण करने से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। तो सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। तो उसके आधार पर वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं जो बच्चा होता है वो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, देखते हैं कौन सा प्रश्न होगा। कोहलबर्ग पर आधारित है प्रश्न है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया था संज्ञानात्मक विकास के चरण को, शारीरिक विकास के चरण को या नैतिक विकास के चरण को? तो सभी को पता है नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो कोहलबर्ग ने दिया था। ऑप्शन आपका डी सही होगा इसमें। और नैतिक विकास की 3 स्टेज बताई थी।
पूर्व परंपरागत नहीं, स्टेज तो 6 थी, स्तर आपके 3 थे। 3 स्तर बताए थे नैतिकता के। पूर्व परंपरागत स्तर जो था आपका 4 से 10 वर्ष का, दूसरा था परंपरागत स्तर जो आपका था 10 से 13 वर्ष का, और जो तीसरा था पश्च परंपरागत स्तर वो आपका 13 वर्ष से अधिक का माना जाता है। तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत था वो कोहलबर्ग ने दिया है। भाषा विकास का जो सिद्धांत था वो चोम्स्की ने दिया था। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पिछले वीडियो जो है आप लोग जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।